क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी जान दांव पे लगाकर खौफनाक समंदर का सफर किया था। समंदर की खामोशी और तूफानी लहरों को पार कर एक नई दुनिया को डिस्कवर किया था। इस नई दुनिया में क्वीन ऑफ स्पेन आइजाबेला वन के नाम पर एक कैंप भी बनाया, ला आइजाबेला। यहाँ पर जो भी नए रिसोर्सेज हाथ लगे, सोना, गुलाम, स्पाइसेस, उन सबको वापस स्पेन भेजकर क्वीन ऑफ स्पेन के हवाले किया। और इसके बदले क्वीन ने भी कोलंबस को एडमिरल ऑफ द ओशन, वाइसराय ऑफ द न्यू वर्ल्ड एंड डिस्कवरर ऑफ द अमेरिका जैसे टाइटल से नवाजा था। लेकिन आज वही कोलंबस एक वार क्रिमिनल की तरह क्वीन के सामने अरेस्टेड था। कोलंबस के ऊपर 8 मिलियन यानी 80 लाख मासूम नेटिव अमेरिकन के कत्ल का इल्जाम था। और कोलंबस ने जो गोल्ड के वादे किए थे, उतना गोल्ड भी कोलंबस नहीं ला पाया था। जहां स्पेन में ये सब चल रहा था, वही स्पेन के पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल से एक एक्सप्लोरर वास्को डी गामा निकलकर सच में इंडिया को डिस्कवर कर लेता है। अफसोस, कोलंबस अभी तक इसी इल्यूजन में था कि उसने इंडिया को डिस्कवर किया है, जबकि वो इंडिया तो छोड़ो पूरे अमेरिका तक भी नहीं पहुंचा था। और दूसरी तरफ वास्को डी गामा ने डिस्कवरर ऑफ द इंडिया के टाइटल को अपने नाम कर लिया था। वास्को डी गामा इंडिया में था, कोलंबस स्पेन में क्वीन के सामने अरेस्टेड था। और यहाँ अमेरिका में एक नई ऐसी एम्पायर डिस्कवर होती हैं जिनके पास सच में उतना सोना था जितनी यूरोपियंस की एक्सपेक्टेशंस थी। यहाँ पर सच में सोने के महल थे, लोग सोने के बर्तनों में खाना खाते थे। ये पूरी सल्तनत सोने से माला माल थी और इसका नाम था एज़टेक एम्पायर। लेकिन सोना होने के साथ साथ इनके पास एक बहुत ही पावरफुल और वेल प्रोफेशनल आर्मी भी थी। तो फिर स्पेन के एक्सप्लोरर्स ने इस एज़टेक एम्पायर का मुकाबला कैसे किया? यहाँ स्पेन में क्वीन ने कोलंबस के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उसे कोई सजा दे दी या कोलंबस को फिर से आजाद छोड़ दिया? तीसरी तरफ जो वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था, क्या उसने भी इंडिया में लूटमार और कत्ले आम मचाया जिस तरह कोलंबस ने अमेरिका में मचाया था? ये है एशिया, यूरोप और अमेरिका को मिलाने वाली एक ऐसी सनसनीखेज दास्तान जो आज आपको सुनानी है। हिस्ट्री ऑफ अमेरिका पार्ट 3। ईयर 1500 में जब कोलंबस को अरेस्ट करके वापस स्पेन भेजा गया, तो यहाँ अमेरिका में एक्सप्लोरेशन के रूल्स चेंज हुए। दरअसल जब तक कोलंबस खुद हिस्पैनियोला में था, तो पूरी एक्सप्लोरेशन कोलंबस की कमांड एंड कंट्रोल में होती थी। उसी के फौजी थे, उसी के एक्सप्लोरर्स थे जो उनको ऑर्डर देता था कि किस जगह को एक्सप्लोर करना है, कहाँ पर हमला करना है, किस चीज़ को डिस्कवर करना है। तो ये पूरा जो भी काम हो रहा था, इसका हेड बनाया गया था कोलंबस को। तो कोलंबस की अथॉरिटी के अंडर ही ये पूरी एक्सप्लोरेशन कंट्रोल में हो रही थी। लेकिन अब जब कोलंबस को अरेस्ट करके वापस स्पेन भेजा गया, तो यहाँ पर रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज हो गए। अब यहाँ पर कोई सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल नहीं रहा, बल्कि जो जैसे चाहता था नई जमीन को एक्सप्लोर करता था। और दूसरी तरफ कोलंबस ने अभी इन कैरेबियन आइलैंड्स को डिस्कवर किया था। पूरा जो मेनलैंड अमेरिका था वो तो अभी डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो ये जो फ्री एक्सप्लोरर्स होते थे, ये आगे बढ़ के नई नई ज़मीनों को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि अभी तो इनके पास एक पूरी नई दुनिया थी। इन्होंने क्या अभी छोटे से कैरेबियन आइलैंड को डिस्कवर किया था, पूरा अमेरिका अभी डिस्कवर होना था और ये इसको डिस्कवर करते थे। और ये सारी खबरें स्पेन तक पहुंचती थी। स्पेन में उस टाइम पर कुछ इस तरह से खबरें होती थी कि नई दुनिया में एक और टेरिटरी को डिस्कवर किया गया, नई एम्पायर को डिस्कवर किया गया, नए लोगों को डिस्कवर किया गया। और ये सारी खबरें कोलंबस तक पहुंच रही थी और कोलंबस क्वीन के सामने अरेस्टेड था। तो यहाँ पर आप कोलंबस के नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को देखो। इस नई दुनिया को डिस्कवर किया था कोलंबस ने, उसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के इस नई दुनिया को डिस्कवर किया था और इसका क्रेडिट कोई और ही ले रहा था। कोलंबस यहाँ पर स्पेन में अरेस्टेड है और दूसरी तरफ जो एक्सप्लोरर्स कोलंबस के साथ आए थे, वो अमेरिका में नई नई टेरिटरीज को डिस्कवर कर रहे थे। हालांकि क्रेडिट तो कोलंबस को जाना चाहिए था, क्योंकि डिस्कवरी उसने की थी पहले। लेकिन कोलंबस यहाँ पर अरेस्टेड है और दूसरी तरफ वहाँ पर नई जमीन, नई लैंड्स डिस्कवर होती रहती हैं और उसका क्रेडिट उन्हीं लोगों को मिलता है जो वहाँ पर एक्सप्लोर करते थे। इस वजह से कोलंबस से रहा नहीं गया, क्योंकि मेहनत उसने की थी और फल कोई और खा रहा था। तो कोलंबस ने फिर से क्वीन को अपनी बातों में फंसाया।
कोलंबस ने क्वीन से कहा कि जिस टाइम आपने मुझे अरेस्ट किया, मैंने जो सोने के वादे किए थे जिस शहर के बारे में, वो शहर तो मुझे मिल ही गया था, मुझे बस वहां तक पहुंचना ही था, लेकिन आपने वहां से मुझे अरेस्ट करवाया। अगर आप मुझे सिर्फ एक मौका दोगे तो मैं उस लैंड तक पहुंच जाऊंगा जहां पर वो सोना पाया जाता है, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बस एक बार फिर से वहां जाने दो, मैं वो सारा सोना वहां से आपके लिए लाऊंगा, बस मुझे एक चांस चाहिए। तो क्वीन भी कोलंबस के बातों में आ गई और उसे फिर एक बार अमेरिका जाने की परमिशन मिल गई। लेकिन इस बार कोलंबस के साथ ना ही कोई बहुत बड़ी फौज थी और ना ही वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर वहां जा रहा था, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरर की तरह खुद फ्रीली अमेरिका जाना चाहता था। 1502 यानी 1502 को कोलंबस अपनी 4 शिप्स और 140 साथियों के साथ अमेरिका के आखिरी सफर के लिए निकलता है, जो कि उसके हिसाब से एशिया का सफर था, क्योंकि वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था, लेकिन कोलंबस को लगा था कि शायद वो भी वहीं तक पहुंच जाएं जहां पर मैं हूं। जिस लैंड को मैंने डिस्कवर किए हैं उसी के आसपास वास्को डी गामा भी कहीं पर होगा। कोलंबस बहुत ही तेजी के साथ आगे सफर पर निकलता है और उसका यह मानना था कि इस सफर में वो वास्को डी गामा से भी मिलेगा, जबकि वास्को डी गामा 7 समंदर पार यहाँ इंडिया में बैठा था। तो इस बार कोलंबस सोने की तलाश में जमाइका, क्यूबा और साउथ अमेरिका तक पहुंचता है, लेकिन वहां पर उसे ना ही वास्को डी गामा मिला और ना ही कोई सोना। थक हार कर 2 सालों के बाद 1504 को कोलंबस वापस स्पेन आता है। अब कोलंबस बहुत ही ज्यादा कमजोर और बूढ़ा हो चुका था और 2 साल बाद 1506 में कोलंबस की स्पेन में ही मौत हो जाती है। लेकिन मरते समय तक कोलंबस इसी गलतफहमी में था कि उसने इंडिया को डिस्कवर किया है, जबकि वो तो अमेरिका तक भी नहीं पहुंचा था। 1497 से लेकर 1504 तक एक दूसरा इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिका रेस्पुंची इस नई दुनिया के मल्टीपल सफर करता है। कभी वो हिस्पैनियोला जाता है, कभी जमाइका जाता है, कभी क्यूबा जाता है और आखिरकार 1504 में वो नीचे जाते 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 साउथ अमेरिका तक पहुंच जाता है और उसको ये रियलाइज हो गया कि ये जिस जमीन को हमने डिस्कवर किया है ये कोई एशिया या इंडिया नहीं, बल्कि एक नया कंटिनेंट अमेरिका है। उसका नाम था अमेरिगो और उसी के नाम पर इस नई दुनिया का अमेरिका नाम रखा गया। कोलंबस के मौत के बाद यह एक्सप्लोरेशन और भी तेजी के साथ आगे बढ़ती गई, क्योंकि मैंने कहा कि जब सेंट्रल से कमांडर हट गया तो फिर हर कोई इंडिपेंडेंटली नई नई जमीनों को एक्सप्लोर कर रहा था। जिसको जहां से रास्ता मिलता था वो वहां से आगे बढ़ता जा रहा था। तो कोलंबस के मौत के 15 साल बाद इटालियन एक्सप्लोरर हर्मन कोर्टिस एक नई एम्पायर को डिस्कवर कर लेता है, जिसका नाम था एज़टेक एम्पायर, द एम्पायर ऑफ गोल्ड। एज़टेक एम्पायर में सच में सोने के महल थे, लोग सोने के बर्तन में खाना खाते थे और हर कोई चीज सोने से बनी थी। लेकिन इसके साथ साथ इनके पास एक बहुत ही पावरफुल और मॉडर्न आर्मी थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये नई दुनिया पहली दुनिया से कटी हुई थी, मीन्स जो यूरोप एक्चुअल में था जहाँ पर डेवलपमेंट होती थी, ये नई दुनिया बिल्कुल इस पुरानी दुनिया से अनजान थी। अमेरिका के लोगों को यूरोप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जैसे वो एक अलग ही दुनिया है जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते थे। सिमिलरली यूरोप के लोगों को भी अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं था। अब यूरोप के लोगों ने अमेरिका को डिस्कवर तो किया था, अब अमेरिका के लोग बिल्कुल सिंपल थे, उनके पास कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तलवार, तोपे, गन ये सब थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो मेनलैंड दुनिया से कटे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो एज़टेक एम्पायर डिस्कवर हुई, इनके पास तो हथियार थे, एक वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, इनकी एक बहुत ही सिविलाइज्ड सोसाइटी थी, एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम था इनके यहाँ। तो सवाल यह है कि अगर इन्हें पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था तो फिर यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ कैसे? मेनलैंड दुनिया से कटे हुए अमेज़न जंगलों में ये तो कुछ लोग थे, इन्होंने इतनी डेवलपमेंट कैसे की थी कि इनके पास इतनी पावरफुल आर्मी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा एज़टेक एम्पायर की हिस्ट्री को समझना होगा। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि एज़टेक एम्पायर आज के टाइम के मेक्सिको के पास थी, जहाँ पर आज मेक्सिको सिचुएटेड है, इसी जगह पर एज़टेक एम्पायर हुआ करती थी। तो यहाँ से आगे हमारा सोर्स एक बुक है जिसका नाम है द फ्लोरेंटिन कॉडेक्स। इसको एक प्रीस्ट ने ही 12 वॉल्यूम्स में लिखा था और वो प्रीस्ट उस टाइम आई विटनेस था। जो भी मैं आगे इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो इसी बुक में दर्ज है। और ये प्रीस्ट उस टाइम पर एज़टेक एम्पायर में रहता था ये स्पेन का ही, और आके एज़टेक एम्पायर में बैठा था। जो भी इवेंट्स, जो भी इंसिडेंट्स होते थे ये आई विटनेस था, इसने अपनी आंखों से देखे थे। और एज़टेक एम्पायर की जो भी हिस्ट्री थी वहाँ के ऑथेंटिक सोर्सेज से इसने कॉपी कर ली थी। मीन्स वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे उनकी हिस्ट्री जान के इसने अपनी इस बुक द फ्लोरेंटिन कॉडेक्स में लिखी थी। तो यहाँ से आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि सोर्स कितना ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो इंसान की इमेजिनेशन की बाहर की बातें हैं। इस वजह से मैंने आपको पूरा रेफरेंस दे दिया। अब आते हैं एज़टेक एम्पायर की हिस्ट्री की तरफ। हजारों सालों से एज़टेक एम्पायर के लोगों को लगता था कि हमारी ये जमीन फ्लैट है, दुनिया में जितनी भी जमीन है वो बस यही एज़टेक एम्पायर है और एज़टेक एम्पायर के आसपास कुछ छोटे छोटे कबीले हैं। इनको लगता था पूरी दुनिया बस इतनी ही है और इस दुनिया का अंत कहाँ पर है? अगर हम अटलांटिक ओशन से आगे बढ़े तो अटलांटिक ओशन में एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर इस अर्थ का एंड हो जाता है। अगर हम उस एंड से आगे जाए तो हम नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरकर कहाँ जाएंगे उसका किसी को पता नहीं था, लेकिन मानना यही था कि जमीन फ्लैट है और अटलांटिक ओशन में इसका एक एंड है। तो ये जो एज़टेक एम्पायर के लोग थे इनके पास ना कोई सेटलमेंट था और ना ही कोई एक जगह थी जहाँ पर ये रहते थे।
ये खाना बदोश यानी नोमैडिक लाइफ गुजारते थे। मीन्स जहाँ पर इन्हें खाने को मिलता था वहीं पर सेटल हो जाते थे, कल को कोई दूसरी जगह ढूंढते थे। तो इसी तरह से ये इन अमेज़न के जंगलों में दर बदर फेरते रहते थे। एक दिन इनका सरदार या फिर बादशाह सोता है और उसे नींद में ख्वाब आ जाता है। ख्वाब में उसका खुदा उससे कहता है कि आपको एक परमानेंट ज़मीन मिलने वाली है और उस ज़मीन की एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन यह है कि जब आप उस ज़मीन तक पहुंच जाओगे आपको हवा में एक फाल्कन यानी बाज मिलेगा, जिसको शाहीन कहते हैं। वो बाज अपने पंजों में सांप को पकड़ा हुआ होगा और वो हवा में उसी सांप को खा रहा होगा। जहाँ पर भी आपको ये नज़ारा मिले, जहाँ पर कोई फाल्कन एक स्नेक को खा रहा है हवा में, आप उसी जगह पर सेटल हो जाना, वही तुम्हारे लिए परमानेंट लैंड होगी। तो कुछ टाइम के बाद सफर करते करते इन्हें एक जगह मिल गई जहाँ पर हवा में फाल्कन एक सांप को खा रहा था। तो इनको वो प्रोफेसी अपनी याद आ गई कि यही हमारे लिए परमानेंट जगह है और ये यहीं पर सेटल हो गए। और जिस जगह पर सेटल हो गए उसका नाम रखा गया तेनोतितलान। तेनोतितलान सिटी के बीच में एक लेक था जिसका नाम था टेक्सिकोको। तो इसी टेक्सिकोको के आसपास ये पूरी बस्ती बसी हुई थी और ये पूरी बस्ती एक फ्लोटिंग आइलैंड पर थी। अब तेनोतितलान की ज्योग्राफी को देखे, ये चारों तरफ लेक से घिरी हुई एक सिटी थी और बीच में कुछ लैंड था जहाँ पर ये रहते थे। जमीन से जुड़ने के लिए इस आइलैंड के चारों तरफ 4 पुल थे, लेकिन बीच में भी ये शहर पानी से ही भरा था। इनके पास घोड़े नहीं थे और ना ही इस सिटी में कोई सड़कें थी। सवाल यह है कि अगर सड़कें नहीं थी तो फिर ये चलते कैसे थे? ये लोग पैदल नहीं चलते थे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पूरी सिटी पानी में घिरी हुई थी। बोट में बैठ के ये दूसरी जगह तक पहुंच जाते थे। जैसे आज के टाइम पर इटली के शहर वेनिस में कोई सड़कें नहीं है, बल्कि पूरा शहर ही पानी में गिरा हुआ है। और कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो पूरा शहर पानी में गिरा हुआ है, वो बोट में बैठ के ही दूसरी जगह पर जा सकता है। तो वेनिस की जो आज के टाइम पर जियोग्राफी है ये तो आर्टिफिशियल नहीं, इन लोगों ने डिजाइन किया है और इस डिजाइन को इन्होंने एग्जैक्टली कॉपी किया है तेनोतितलान सिटी से। अपनी इस फ्लोटिंग लैंड पर ये कुछ सब्जियां और फल भी उगाते थे, जैसे मेज, टमाटर और चिल्ली। ये 3 फल ये मेनली इस जमीन पर उगाते थे। और यहाँ के दरिया में सोना पाया जाता था जिसे ये लोग छान के निकालते थे और फिर इसी सोने को शेप्स दे के अपने रोजमर्रा के आइटम्स बनाते थे। मीन्स खाने के लिए बर्तन, कप्स जो होते थे, गिलास जो होते थे, ये सब सोने के बने होते थे, क्योंकि इन्हें सोना ढूंढने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता था। इनके दरिया में ही इतना सोना पाया जाता था। अब 1519 में जब पहली बार हर्नन कोर्टेस इसको देखता है तो वो लिखता है कि मैंने रोम को देखा है, मैंने कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की को देखा है, लेकिन जो नज़ारा मुझे यहाँ पर देखने को मिला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं अपने आप पर भी ये यकीन नहीं कर पाता था कि मैं रियलिटी देख रहा हूँ या कोई ख्वाब। 15वीं सेंचुरी में जब इसे डिस्कवर किया गया तो यहाँ की पॉपुलेशन 6 मिलियन यानी 60 लाख थी और यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट भी था जहाँ पर ये लोग खरीद फरोख्त करते थे और इनकी करेंसी थी चॉकलेट और फ्रेगनेंस। मींस पैसे का यहाँ पर कंसेप्ट नहीं था, बल्कि अगर इन्हें कोई चीज खरीदना होता था ये यहाँ तो चॉकलेट देते थे या फिर परफ्यूम। और आज की केमिकल से बनी हुई परफ्यूम नहीं, बल्कि जंगलों में जो प्योर एक्सोटिक फ्लावर्स होते थे उनकी परफ्यूम यहाँ की करेंसी थी। इनके यहाँ पर स्कूल्स भी थे जहाँ पर मेनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, एस्ट्रोनॉमी, वारफेयर और डेली लाइफ मॉरल्स। वारफेयर यानी जंग की ट्रेनिंग और डेली लाइफ मॉरलिटी। यही रीजन है कि इनकी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड थी। एक साफ दरिया से इस शहर में पानी आता था और घरों से जो भी इम्प्योर वाटर निकलता था उसका एक परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था और उसी ड्रेनेज सिस्टम से आगे होते हुए वो एक लेक में गिरता था और वो लेक का पानी फिर रिसाइकल हो जाता था। इस वजह से इनका ड्रेनिंग सिस्टम भी परफेक्ट था और पानी भी रिसाइकल होता था। हर्नन कोर्टेस कहता है कि ऐसी सिविलाइजेशन मैंने न कभी देखी थी और न मैंने कभी इसके बारे में सुना था। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताता हूँ। इस शहर के बीच में एक डबल पिरामिड शेप की बिल्डिंग थी। मींस एक पिरामिड, 2 पिरामिड, इनको मिलाकर जो भी शेप बनती है इसी शेप का पिरामिड इनके शहर में था, जिसे आज हम ग्रेट पिरामिड ऑफ टेम्प्लोमेयर कहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये पिरामिड बना क्यों था, इसका पर्पज क्या था। ये पिरामिड उस टाइम का एक रिजर्व बैंक था। इसको आप ऐसे समझो जैसे कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है जहाँ पर पूरी कंट्री की दौलत होती है। तो इसी तरह से एज़टेक एम्पायर में जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी दौलत थी, वो सब इसी पिरामिड में रखी गई थी। उस टाइम पर दौलत क्या थी, पैसे तो थे नहीं, वहाँ की दौलत थी सोना। तो ये पूरा पिरामिड सोने से भरा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इसमें सोना भरा हुआ था, चारों तरफ सोना था। और इस पिरामिड के अंदर जाने के लिए भी एक टाइट सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जैसे आज के मॉडर्न बैंक्स में एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है, इसी तरीके से इसमें भी अच्छा खासा सिक्योरिटी सिस्टम था और अंदर सोना रखा हुआ था। सोने से बनी हुई ज्वेलरीज, तलवारें, शील्ड्स और कुछ कीमती पत्थर थे। और सोने के साथ साथ मैंने बोला कि चॉकलेट और फ्रेगनेंस भी इनकी करेंसी थी। ये चीजें भी यहाँ पाई जाती थी और जंगली परिंदों के पार भी यहाँ पर होते थे। हर्नन कोर्टेस कहता है कि जब मैंने इस पिरामिड के अंदर देखा तो मैंने एक बार खुद को झटका दिया, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, क्या सच में दुनिया में ऐसी चीजें एग्जिस्ट कर भी सकती हैं। इनफैक्ट ये एंशिएंट वर्ल्ड का एक शाहकार, एक मिरेकल था। लेकिन इतनी एडवांस और पावरफुल होने के बाद भी ये सिविलाइजेशन एंशिएंट माइथोलॉजी में बिलीव करती थी और हर रोज एक
इंसान को इसी पिरामिड के ऊपर सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक इंसान को वहां पर कुर्बान किया जाता था, सैक्रिफाइस किया जाता था, इसलिए ताकि जब सूरज निकले ये सूरज को अपना खुदा मानते थे। खुदा के निकलने से पहले एक इंसान को वहां पर कुर्बान किया जाता था, सैक्रिफाइस किया जाता था, उसका खून उसी पिरामिड पे गिर जाता था और उसका फ्लश पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होता था और वो इंसान का गोश्त खाते भी थे। देखिए ये कोई हजारों सालों पुरानी हिस्ट्री नहीं है, बल्कि हर्नन कोर्टेल्स अपनी आंखों से पूरा मंजर देख रहा था। उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब जब स्पेन के फौजी इन पर हमला करने आए तो इन्हीं में से एक फौजी था जिसने एक बुक लिखी थी। यहाँ पर जो भी आगे इंसिडेंट हो जाएगा, जंग में जो भी होगा, कौन मारा गया कौन बचा, ये पूरा इंसिडेंट उसी एक सोल्जर ने अपने एक बुक में लिखा था। इस बुक का नाम है हिस्टोरिया वडेरा डेला कॉन्केस्टा डेला न्यूवा एस्पेना। अब यहाँ से आगे मैं इसी बुक से कंटिन्यू करता हूँ। तो ये सोल्जर कहता है कि ईयर 1500 में इसी एज़टेक एम्पायर में एक लड़की पैदा होती है। उसके पेरेंट्स रॉयल घराने से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से इनके पास एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर, एक बहुत ही बड़ा खजाना था। इस लड़की के अलावा इनका एक लड़का भी हुआ। तो इसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये जो खजाना इनका है, इस पूरे खजाने की ओनरशिप इनके लड़के के पास आनी चाहिए। इस वजह से इस लड़की के पेरेंट्स इसे उठा के एक ताजर को देते हैं, एक ट्रेडर को देते हैं। ये ट्रेडर एक पोर्ट सिटी का रहने वाला था। पोर्ट सिटी मतलब जो दरिया के बहुत ही नजदीक होती है, समंदर के नजदीक होती है। पोर्ट सिटी का फायदा क्या होता है कि कहीं से भी जब पुराने जमाने में काफिले आते थे, नए ट्रेडर्स आते थे, नए बिजनेसमैन आते थे, तो पूरा ट्रेड समंदर से ही होता था। तो हर कोई पोर्ट सिटी तक ही पहुंचता था। तो पोर्ट सिटी में पूरी दुनिया का कल्चर देखने को मिलता था। तो ये लड़की जिस शहर में अडॉप्ट हुई वो भी एक पोर्ट सिटी ही थी, जिसकी वजह से इस लड़की का एक फायदा हुआ। जब ये एज़टेक एम्पायर में रहती थी वहां पर इसे एक लैंग्वेज आती थी। पोर्ट सिटी में रहने की वजह से जब अलग अलग कल्चर आता था तो इसे अलग अलग लैंग्वेजेस भी आती थी। ये बहुत ही जल्दी 3-4 लैंग्वेजेस सीख गई, जिस वजह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर पाती थी, क्योंकि इसे एज़टेक एम्पायर की लैंग्वेज भी आती थी। जहां पोर्ट सिटी में रहती थी वहां की लैंग्वेज भी आती थी और अलग अलग लोगों से इसने अलग अलग लैंग्वेजेस भी सीख लिए। अब यहाँ से स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब ध्यान से सुने। ये लड़की 1500 में पैदा हुई थी, तो 1520 में इसकी उम्र 20 साल थी। इसी टाइम पर स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्नन कोर्टेस यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिस सिटी में लड़की अडॉप्ट हुई थी। जब इस लड़की ने इस हर्नन कोर्टेस को पहली बार देखा तो उसकी आंखों से इसे नजर आया कि ये यहाँ पर सोने की तलाश में आया है, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट थी। इस लड़की का नाम यहाँ पर लेमेलेंशी रखा गया था। ओरिजिनल इसका नाम क्या था वो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इसे लेमेलेंशी बोलते थे। तो लेमेलेंशी ने जब हर्नन कोर्टेस को देखा, इसे जब समझ आया कि ये सोने की तलाश में है, तो यहाँ पर लेमेलेंशी के दिमाग में एक ख्याल आया। ख्याल ये था कि उसने रियलाइज किया कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गद्दारी की। सोना तो मुझे भी मिलना चाहिए था ट्रेजर का, लेकिन सारा सोना उन्होंने अपने बेटे को दिया, उसके बदले मुझे अपने घर से ही बेदखल किया। तो उसने अपने पेरेंट्स को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने क्या किया कि हर्नन कोर्टेस उसे समझाया कि ये बहुत ही ज्यादा लालची है और ताकतवर भी अच्छा खासा है, इसके साथ मॉडर्न फौज है। तो उसने हर्नन कोर्टेस को कहा कि मैं आपको एक जगह तक पहुंचाती हूँ, एक शहर तक पहुंचाती हूँ जहां पर इतना सोना पाया जाता है जितना आपको चाहिए। ऑब्वियसली वो एज़टेक एम्पायर ही थी। अभी तक किसी को एज़टेक एम्पायर के बारे में पता नहीं था। अब लेमेलेंशी को चूंकि स्पेनिश आती थी तो हर्नन कोर्टेस ने इस पर भरोसा किया और इसी के साथ निकल गया एज़टेक एम्पायर की डिस्कवरी के लिए। लेकिन जब ये एज़टेक एम्पायर की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो लेमेलेंशी ने हर्नन कोर्टेस को एज़टेक एम्पायर के बहुत सारे राज बताए, जिनमें से एक राज ये भी था कि ये माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये मानते हैं एक दिन इनका एक खुदा आएगा, इनका गॉड आएगा जिसका स्किन कलर व्हाइट होगा। जब वो गॉड हमारे सामने आएगा हम सबको उसके सामने झुकना पड़ेगा। अब हर्नन कोर्टेस ने पूरा जब सुना, इसके अलावा बादशाह में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या खासियत हैं, क्या खामियां थी, ये सब लेमेलेंशी ने हर्नन कोर्टेस को बता ही दिए। इसके अलावा लेमेलेंशी की एक और प्रॉपर्टी भी थी, वो ये कि इसको एज़टेक एम्पायर की रॉयल लैंग्वेज आती थी। देखिए पुराने जमाने में 2 लैंग्वेज होती थी, एक तो जो आम लोग बोलते थे, दूसरा जो बादशाह बोलते थे। अब क्योंकि लेमेलेंशी के पेरेंट्स रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, इस वजह से इसे बादशाहों की जबान भी आती थी। फाइनली नवंबर 1519 को हर्नन कोर्टेस लेमेलेंशी के साथ एज़टेक एम्पायर के पास पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो शाम का टाइम था। मैंने आपको बोला ये बीच में एक सिटी थी और बाहर चारों तरफ इसके पानी था। तो हर्नन कोर्टेस कहता है कि पहले ही अंदर के सारे महल शानो शौकत से चमक रहे थे। ऊपर से जब सनलाइट इस पानी पर गिरती थी तो ऐसे लगता था जैसे इस पानी में चारों तरफ किसी ने सोने की चादर फैलाई है। पानी में ये सोने की रिफ्लेक्शन देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। अब चूंकि हर्नन कोर्टेस स्पेन से था और इसका स्किन ऑब्वियसली व्हाइट था, जब एज़टेक एम्पायर के किंग ने हर्नन कोर्टेस को देखा तो उसने इसके सामने बो डाउन किया। इसे लगा सच में ये वही भगवान है, वही खुदा है जिसको हम आज तक पूछ रहे थे। हमारी प्रोफेसी सच हो गई और आज हमारा भगवान हमारे सामने आ गया। हर्नन कोर्टेस जैसे ही किंगडम में पहुंचा तो सारे लोग इसके सामने झुक गए। इन स्पेनिश फौजियों को चारों तरफ से गिफ्ट्स मिलने लगे। इवन किंग ने खुद भी सोने का मास्क हर्नन कोर्टेस को गिफ्ट किया। अब खुद बादशाह हर्नन कोर्टेस को इस पूरी सल्तनत का चक्कर लगवाता है और कुछ दिनों में यहीं पे रहते हैं। इन स्पेनिश फौजियों ने जब चारों तरफ से सोना
देखा, अभी ये पिरामिड में नहीं गए थे, लेकिन जब इन्होंने बाहर बाहर से सोना देखा तो ये बहुत ज्यादा लालच में आ गए। इन्होंने सोचा कि हम इन पर हमला करके ये सारा सोना इनसे छीन लेंगे। लेकिन जैसे ही ये एज़टेक एम्पायर के ऊपर हमला करने वाले थे, बाहर से हर्नान कोर्टेलिस के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज आती है। वो न्यूज ये है कि हर्नान कोर्टेलिस ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंग घोषित किया था। देखिए, जब ये एस्पेनोला में आए थे तो उस टाइम पर इसे कोई सेंट्रल कमांड तो नहीं थी, लेकिन स्पेन के किंग के अंडर ही काम करना पड़ता था। लेकिन हर्नान कोर्टेलिस जब आगे बढ़ता गया तो इसने अपने आप को भी एक इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर किया कि मैं भी एक बादशाह हूँ इस नई दुनिया का, जिस वजह से इसके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकलता है और बादशाह ने इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज इसके पीछे भेज दी। इस वजह से इसने अपने कुछ साथियों को यही एज़टेक एम्पायर में ही छोड़ा, खुद एज़टेक एम्पायर से वापस निकल के पहले उन फौजियों के साथ मुकाबला करने को निकलता है। तो यही मैक्सिको में किसी जगह पर इनका आमना सामना हो जाता है, जिसमें हर्नान कोर्टेलिस की जीत हो जाती है। इसने किंग के मैक्सिमम सिपाहियों को वही मौत के घाट उतारा और 300-400 लोगों को वहां पर कैद भी किया और उन्हें लालच दे दी कि देखो, कैद करके मैं आपको वैसे भी मार सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे वफादार बनोगे, मेरे फौजी बनोगे, तो मैं तो आपको एक नई दुनिया में लेके जाऊंगा, वहां तो भर भर के सोना है, आप बस मेरे साथ आओ। जिस वजह से ये 400 सिपाही भी हर्नान कोर्टेलिस की फौज में मिल जाते हैं और ये वापस एज़टेक एम्पायर की तरफ रवाना होता है। लेकिन जैसे ही ये एज़टेक एम्पायर तक पहुंच जाता है, वहां का नज़ारा तो बिल्कुल अलग ही था। इसके सारे फौजी गिरफ्तार कर लिए जा चुके थे। अब ऐसा क्यों है? उनको तो लगा था ये हमारे भगवान हैं, फिर गिरफ्तार क्यों किया? दरअसल एज़टेक एम्पायर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, तो उसी सेलिब्रेशन में इसके साथियों ने वहां पर लूटपाट मचाई और उन लोगों से वहां पर सोना चुराया, जिसकी वजह से उन्हें शक हो गया कि ये हमारे भगवान नहीं हो सकते, भगवान सोना कहाँ चुराएगा। तो एज़टेक एम्पायर के फौज ने हर्नान कोर्टेलिस के इन सभी सिपाहियों को वहां पर गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही ये लोग गिरफ्तारी में आने वाले थे, इन्होंने एज़टेक एम्पायर के बादशाह को कैद किया और बादशाह के गर्दन पर तलवार रख के बोला कि हमें दिखाओ इस शहर की सबसे सेफेस्ट प्लेस कौन है, और बादशाह ने इन्हें अपना पिरामिड दिखाया। तो ये लोग बादशाह को गिरफ्तार करके उसे पिरामिड में ले गए। जैसे ये पिरामिड में एंटर हो गए तो इन्होंने चारों तरफ से सोना देखा। इनको तो अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हुआ। अभी तक जिस सोने के इन्होंने चोरी की थी वो तो कुछ था ही नहीं। असल जो सेंट्रल बैंक था, जो रिजर्व्ड सोना था, वो सारा तो पिरामिड में था। ये वहां का सोना देख के पागल हो गए, लेकिन बाहर से फौज ने मुआसरा कर रखा था, आज नहीं तो कल ये मरने ही वाले थे। हर्नान कोर्टेलिस कुछ भी करके इस पिरामिड के अंदर एंटर हो जाता है अपने नए साथियों के साथ। और मैंने आपको बोला कि पिरामिड के ऊपर इंसानों की कुर्बानी होती थी, तो हर्नान कोर्टेलिस ने इनके बादशाह को गले से पकड़ के उसी जगह पर ले गया, टॉप पिरामिड के टॉप पर, और इसके फौजियों से कहा कि दूर हट जाओ, अगर नहीं हटोगे तो मैं यहीं पर आपके बादशाह को मौत के घाट उतारूंगा। हर्नान कोर्टेलिस को लगा था कि शायद ये सिपाही पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और मुआसरा जारी रखा। इस वजह से हर्नान कोर्टेलिस को भी लगा कि अब यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अब हमारे सर पर मौत लिखी ही गई है, इन लोगों के साथ हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हर्नान कोर्टेलिस को लेमेलेंची की एक बात याद आती है। लेमेलेंची ने इनसे कहा था कि ये जो एज़टेक एम्पायर के फौजी थे, जो कि सच भी थे ये बात, ये जो फौजी है ये बस दिन में लड़ते थे, रात में लड़ना प्रेफर नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि रात में और अनएक्सपेक्टेड हमला करना बुज़दिली होती है। ये जब भी हमला करते थे ये पहले ही बोलते थे कि हम हमला करने वाले हैं। तो हर्नान कोर्टेलिस ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने फौजियों से कहा कि रात में जितना सोना उठा सकते हो उठाओ, अपने साथ जो सिपाही जितना सोना उठा सकते हैं अपने साथ उठाओ, और हम रात को यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि रात को ये लोग हम पर हमला नहीं करेंगे। तो एक रात इसके सभी फौजी, जिसके हाथ जितना सोना आ सकता था, वो सारा सोना उठा के यहाँ से बाहर निकल गए। इन्हें पता था कि रात को हमला नहीं होने वाला है, तो ये बहुत ही शांति के साथ पिरामिड से बाहर निकल गए। बाहर कोई भी फौजी खड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही ये शहर के पुल के पास पहुंचते हैं, मैंने बोला कि शहर को मेनलैंड से कनेक्ट करने के लिए वहां पर पुल थे, तो जैसे ये पुल पर पहुंचते हैं, एक औरत ने इन्हें देखा और औरत ने जोर जोर से शोर मचाया कि देखो वो लोग आ गए। तो जैसे ही फौजियों को पता चला कि ये लोग तो निकल गए, तो एज़टेक के फौजियों ने इन पर बहुत ही बड़ा हमला किया, तीरों से इनके ऊपर बारिश की। इन्होंने अपने हाथों में, कमर पर हर जगह सोना लगाया हुआ था, तो जैसे इन्हें तीर आता था तो ये सारा सोना अपने जिस्म पर लगा के सीधा उसी झील में गिर जाते थे, और अपनी बॉडी पर सोने का वजन होने की वजह से ये इसी झील में नीचे डूबकर मर जाते थे। और एज़टेक के फौजियों ने इन पर इतने ज्यादा तीर चलाए कि हर्नान कोर्टेलिस के सभी फौजी ये सोना लेके इसी झील में डूबकर मर गए। लेकिन हर्नान कोर्टेलिस अपना सारा सोना यहीं पे गिराकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अब भले ही हर्नान कोर्टेलिस की अपनी जान बच गई, लेकिन अपने फौजियों की लाशें देखकर हर्नान कोर्टेलिस की मान लो कमर ही टूट गई। तो बताया जा रहा है कि वो आगे चलकर एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, वो भी बैठने वाला था, उसके हाथ से तलवार गिर जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगा। ये पेड़ आज भी मैक्सिको में सेफ है और आज दुनिया भर के टूरिस्ट इस पेड़ को देख भी सकते हैं। कुछ टाइम तक रोने के बाद जब इसकी आंखें ठंड हो जाती हैं, तो फिर ये यहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह टेक्सक्लान जाता है। यहाँ पर ये 1 साल तक जंग की तैयारी में लग जाता है।
जाता है। इसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी, नेवल फोर्सेस और कुछ बहुत ही पावरफुल तोपें बनाई। तो जहाँ हर्नन कोर्टेलिस टैक्सक्लान में जंग की तैयारियां कर रहा था, अपनी फौज बना रहा था, तोपें बना रहा था, वही दूसरी तरफ एज़टेक एम्पायर में एक बीमारी फैलती है, लेप्रेसिया, जिसे हम चीचक कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि बीमारी फैली क्यों थी। दरअसल जब स्पेनिश फौज इस शहर में पहुंच गई थी, अपने साथ उन्होंने कुछ बीमारियां भी लाई थी। अब उन बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए स्पेनिश लोगों में इम्यून सिस्टम तो था, लेकिन एज़टेक एम्पायर के लोगों के पास वो इम्यून सिस्टम नहीं था। इस वजह से एक ही साल में इस पूरे एम्पायर में ये बीमारी फैल जाती है और इस बीमारी की वजह से शहर की मैक्सिमम पॉपुलेशन मर जाती है। शहर के इतने ज्यादा लोग मर गए कि ऐसे समझो कि किंगडम की कमर ही टूट गई। चारों तरफ इंसानों की लाशें बिछी हुई थी। अब जब एक साल तैयारी करने के बाद हर्नन कोर्टेलिस एज़टेक एम्पायर पर हमला कर लेता है, तो यहाँ के मैक्सिमम फौजी यहाँ तो पहले ही लेप्रेसी की वजह से मारे जा चुके थे। यहाँ जो बच्चे भी थे वो बहुत ही ज्यादा बीमार थे और जो ताकतवर लड़ने के काबिल थे भी, उनके खिलाफ तो हर्नन कोर्टेलिस ने एक साल तक लड़ने की तैयारी की थी। बहुत बड़ी आर्मी थी हर्नन कोर्टेलिस के साथ, जिस वजह से शहर के सिपाही एज़टेक एम्पायर की हिफाजत ना कर सके और हर्नन कोर्टेलिस अपनी फौज के साथ बहुत ही आसानी के साथ इस सिटी में एंटर हो जाता है। लेकिन जब फौजी मारे गए तो वहाँ के आम लोगों ने हथियार उठाए। यूं तो वो बहुत ही कमजोर थे, आम लोगों को ट्रेनिंग तो नहीं थी, लेकिन एक एक घर, एक एक गली को बचाने के लिए एज़टेक एम्पायर के लोगों ने आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। इस वजह से एज़टेक एम्पायर का एक एक घर, एक एक गली मैदानी जंग बन चुकी थी। चारों तरफ से लाशें और खून बह रहा था। जब ये लोग शहर की हिफाजत न कर पाए, वो सब लोग भाग के शहर के सेंटर में इसी पिरामिड में एंटर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि ये पिरामिड बहुत ही मजबूत था, बहुत ही पावरफुल था और इसमें एंटर करने का सिस्टम भी बहुत ही सिक्योर था। इस वजह से हर्नन कोर्टेलिस के फौजी इसमें अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अंदर से पिरामिड लॉक हो चुका था और बहुत बड़ा हमला भी नहीं कर सकते थे। इनके पास तोपें तो थी, लेकिन अगर इस पर हमला करते तो अंदर जितना भी सोना था वो सब तबाह बर्बाद हो जाता। इस वजह से ना ही वो अंदर जा सकते थे और ना ही इस पर हमला कर सकते थे। लेकिन कुछ महीने अंदर रहने के बाद जब पिरामिड में सारा खाना खत्म हो गया और दूसरी तरफ से बीमारियां फैल गई, तो मजबूर होकर इन लोगों को पिरामिड का दरवाजा खोलना पड़ा। जैसे ही हर्नन कोर्टेलिस की फौज अंदर जाती है, तो पहले तो वो सोना देखकर पागल हो गए। फिर जब उन लोगों को देखा तो एक साथ ही उन सभी को मौत के घाट उतारा। अब पिरामिड भी इन्हीं के कब्जे में आ चुका था, तेनोतितलान भी इन्हीं के कब्जे में आ चुका था। अब जो एज़टेक एम्पायर के दूसरे कमजोर शहर थे, अब उन पर भी हमले हो गए। न इन्हें कोई वफादार लोग चाहिए थे और ना ही कोई गुलाम चाहिए था। इन्हें अगर चाहिए था तो वो सोना। बाकी जो भी इंसान जहाँ भी दिखता था, सबको मौत के घाट उतारा। एज़टेक एम्पायर के सभी लोग मारे जा चुके थे और पुराना जो किंग था, वो मैंने बोला उसको पहले ही पिरामिड के ऊपर मारा गया। अब इनका जो नया किंग था एज़टेक एम्पायर का, उसको इन्होंने नहीं मारा बल्कि उसको कैद किया। कैद करके उसके पैरों के नीचे आग जलाते थे और जलाकर इसको मजबूर करते थे कि हमें बताओ शहर में कहां कहां पर और सोना पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बादशाह के सब्र को सलाम है, उसकी बॉडी का एक एक पार्ट जलाया गया, एक एक पार्ट को काटा गया, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी जुबान से एक भी लफ्ज नहीं निकाला। तो तंग आकर इस बादशाह को भी एक दिन फांसी पर चढ़ाकर इसका भी कत्ल किया गया। इस तरह से हजारों सालों तक ताकतवर और खुशहाल रहने वाली एज़टेक एम्पायर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है और एज़टेक एम्पायर का सारा सोना ये फौजी लूटकर अपने साथ ले जाते हैं। जिस जमीन पर ये एज़टेक एम्पायर थी, आज इसी जगह पर मैक्सिको सिचुएटेड है और एज़टेक एम्पायर ने आसमान में जो शाहीन देखा था, जो सांप को खा रहा था, ये शाहीन आज तक इस सांप को खा रहा है मैक्सिको के फ्लैग के ऊपर। ये जो इनके फ्लैग पर सिंबल हैं, ये उसी बादशाह का ख्वाब था जिसने इस एज़टेक एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। तो इस तरह से एज़टेक एम्पायर हमेशा के लिए तारीख के पन्नों में दफन हो जाती हैं। आप यहाँ पर मैप में देखो तो ये जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है, इतनी जमीन को स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किया था। बाकी का जो ये पोर्शन है, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हो चुका था। मैंने इसके बारे में इन स्पेनिश फौजियों को कुछ भी पता नहीं था, ये अभी भी अपनी अलग ही दुनिया में रह रहे थे। फिर इस जमीन को कैसे डिस्कवर किया गया, इस जमीन को फतह करने के लिए कौन सी नई जंगें लड़नी पड़ी, और दूसरी तरफ जो वास्को डी गामा इंडिया तक पहुंचा था, उसने इंडिया के लोग के साथ क्या सलूक किया, क्या उसने भी इसी तरह से कत्ले-आम मचाया, या हिंदुस्तान में उस टाइम पर कोई ताकतवर एम्पायर थी जिसने इन स्पेनिश फौजियों का मुकाबला किया। ये सब जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप इन किताबों को खुद देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, और इस सीरीज को अगर आपने पहले से ही नहीं देखा तो यहाँ पर टच करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।